लेजिस्लेशन का एक क्वेश्चन है, हम 7-8 को क्वेश्चन कराएंगे, साथ में एक्सप्लेन करेंगे। नो पर्सन शैल लाइट ए फायर और परमिट ए फायर टू बी लाइटेड in any open cast workings are within a distance of blank meter from any entrance to a mine। कहने का कुछ नहीं मतलब हुआ, ये रेगुलेशन 135 का सब रेगुलेशन 5 से है। हम लोग के टाइम पे ये रेगुलेशन हुआ करता था 117, प्रिकॉशन अगेंस्ट सरफेस फायर। ठीक है, प्रिकॉशन अगेंस्ट सरफेस फायर, सरफेस फायर के अगेंस्ट क्या प्रिकॉशंस लेना है, ठीक है, हम इसकी चर्चा करेंगे। इसमें क्या लिखा है देखिए, वर्ड पे ध्यान, नो पर्सन शैल लाइट ए फायर, कोई आदमी आग नहीं जलाएगा। और नो पर्सन शैल परमिट ए फायर टू बी लाइटेड, और ना ही कोई आदमी किसी को आग जलाने की परमिशन देगा। कहां कहां नहीं देगा, इन एनी ओपन कास्ट वर्किंग, ओपन कास्ट वर्किंग में आग जलाने की परमिशन नहीं देगा, ना तो जलाएगा और नहीं जलाने की किसी परमिशन देगा। यह बोलता आर विद इन ए डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर फ्रॉम एनी माइन एंट्रेंस, कोई भी माइन एंट्रेंस के 15 मीटर के अंदर में ना तो आग जलाएगा और न ही आग जलाने की आज्ञा देगा, परमिशन देगा। तो हम बोलते लगता बोल ही दिए, कितना मीटर बोले, 15 मीटर। कितना, 15 मीटर। कहां का है ये रेगुलेशन 135 का सब रेगुलेशन 5 से। हम बहुत ही शार्ट में रेगुलेशन 135 को देखते हैं। ठीक है, इस रेगुलेशन में 7 सब रेगुलेशन है। आपको फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास के पर्पज से सब रेगुलेशन 1 और 2, 5 और 6 को याद रखना है। ठीक है, यदि इतना याद रख लिया आपके लिए काम हो गया। 7 सब रेगुलेशन है, उसमें से 1, 2, 5 और 6। ठीक है, तो सब रेगुलेशन 1 क्या बोलता है, बड़ा कंफ्यूजन होता है इस पॉइंट को समझने में। क्या बोलता है, ऑल सपोर्ट्स एंड ऑल सरफेस स्ट्रक्चर्स shall be of fireproof material within a horizontal distance of 10 meter from any entrances to a mine। ठीक है, लेकिन जैसा मैं बोला वैसा वहां नहीं लिखा है। वहां क्या लिखा, वहां ऐसा लिखा, देखिए हम बोल रहे हैं ऑल सरफेस स्ट्रक्चर्स एंड सपोर्ट्स, फिर लगा होगा कामा, विदिन ए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर्स फ्रॉम एनी एंट्रेंसेस टू अ माइन, फिर कामा लगा होगा, shall be a फायरप्रूफ मटेरियल। बात तो वही ना भैया, क्या बोला कि ऑल सरफेस स्ट्रक्चर्स एंड सपोर्ट shall be a फायरप्रूफ मटेरियल, मतलब सभी सरफेस के स्ट्रक्चर्स और सपोर्ट फायरप्रूफ मटेरियल के बने होंगे। कितने डिस्टेंस में, विद इन या हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर फ्रॉम एनी एंट्रेंसेस टू अ माइन, किसी भी माइन एंट्रेंसेस के 10 मीटर के अंदर के जितने भी सरफेस स्ट्रक्चर्स है, जितने भी सपोर्ट्स है, दैट शुड बी मेड अप ऑफ फायर प्रूफ मटेरियल। याद रहेगा बाबू, बहुत इजी में बता दिए जी। नंबर 2 बोलता है, ये याद रखने के लिए बोला है ना कि सभी सरफेस स्ट्रक्चर्स और सपोर्ट्स जो कि माइन एंट्रेंस के 10 मीटर के अंदर है, फायर प्रूफ मटेरियल के बने होंगे 10 मीटर। ठीक है, सब रेगुलेशन 1 10 मीटर। ठीक है, और 15 मीटर वाले 2 है, एक सब रेगुलेशन 2 भी है और सब रेगुलेशन 5 भी जो क्वेश्चन आया था। अब क्या बोलता, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूं, आपको फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास में काम आएगा। बुक में लिखा हुआ अलग है, मतलब बात वही है, उसको आगे पीछे बोल रहा हूं सिर्फ। क्या बोलेंगे, फॉलोइंग मटेरियल शैल नॉट बी स्टोर्ड विद इन ए डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर फ्रॉम एनी एंट्रेंसेस टू अ माइन। और इतना लंबा चौड़ा बोलने में या लिखने में दिक्कत हो, फ्रॉम एनी एंट्रेंसेस टू अ माइन तो लिख दीजिए फ्रॉम एनी माइन एंट्रेंसेस, वो भी एक ही बात होता है। ठीक है, कहां कहां नहीं बोल रहे भैया, क्या बोल रहा, फॉलोइंग मटेरियल, क्या बोला, ये फॉलोइंग मटेरियल shall not be stored
विदिन, कितना बोला, विदिन ए डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर, आधा चीज नहीं लिख रहा हूं, विदिन ए डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर फ्रॉम एनी माइन इंटेंसेस। कौन कौन से मटेरियल स्टोर नहीं करना है माइन इंटेंसेस के 15 मीटर के अंदर में, ठीक है। और रेगुलेशन में ये पॉइंट को सबसे आखिरी में लिख दिया, तो लोग सोचता है एक बात के लिखा, नहीं 3 बात के लिखा है ये बात। ये 15 माइन इंटेंस के 15 मीटर के अंदर 3 चीजों को जमा नहीं करना है। कितनी चीज को? 3 चीज को। अब बच्चा आखिरी वाला पॉइंट के बाद ये लिखा रहता है तो सोचता कि वो आखिरी वाले के लिखा, बाकी 2 के लिए नहीं है। नहीं, कहीं के लिए बोलता है, एक बात बोलता है कि सेल आर कार्बोनेशियस मटेरियल, सेल आर कार्बोनेशियस मटेरियल सेल नॉट बी हीप्ड और डम्प्ड। कहां पे नहीं हीप्ड और डम्प्ड करेंगे? माइन इंटेंस के 15 मीटर के अंदर में सेल या अन्य कार्बन युक्त पदार्थ को जमा नहीं करेंगे, ना उसका ढेर करेंगे। सेल नॉट बी हीप्ड और डम्प्ड। समझ आए बात को? हाँ। नंबर 2, एक तो ये हो गया क्या कि सेल और कार्बोनेशियस मटेरियल सेल नॉट बी हीप्ड और डम्प्ड विद इन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर फ्रॉम एनी माइन इंटेंस। नंबर 2, डेड लीव्स एंड ड्राई वेजिटेशन, सूखे पेड़ पौधे पत्तियां, डेड लीव्स एंड ड्राई वेजिटेशन shall not be allowed to accumulate or remain। किसके? ये 15 मीटर के अंदर में, माइन इंटेंस के 15 मीटर के अंदर में कोई भी सूखी पत्ती झाड़ी नहीं रहेगा, जमा नहीं होने दिया जाएगा, ना रहेगा, ये बोलता। तीसरा बोलता कंबस्टिबल मटेरियल एक्सेप्ट फॉर यूज विद इन 24 आवर्स। वो कंबस्टिबल मटेरियल जो कि 24 घंटे के अंदर में यूज करना है, उसको छोड़ करके बाकी कंबस्टिबल मटेरियल को माइन इंटेंस के 15 मीटर के अंदर में जमा नहीं करेंगे। इनफ्लेमेबल मटेरियल को भी माइन इंटेंस के 15 मीटर के अंदर जमा नहीं करेंगे तो लोग गोदामें बना देगा वहीं पे, ठीक है। यदि नहीं बनाएंगे रेगुलेशन ना, तो बोलेगा माइन से नहीं यूज करने का है, कहा लेकर रखे, मुंडी पर रख दे। ऐसा भी बोलने वाले बहुत मिलते हैं। इसलिए रूल बना दिया कि भैया माइन इंटेंस के 15 मीटर के अंदर में ना आपको कमर्शियल मटेरियल रखना है, ना इनफ्लेमेबल मटेरियल रखना है, ना ही कोयला डंप सेल या कोई अदर कार्बोनेशियस मटेरियल को ही पे डंप करना है। खत्म बात, कोई नहीं रखेगा हो जाएगा, ठीक है। 2 हो गए। 1 नंबर में 10 मीटर वाला बात था कि जितने भी सरफेस स्ट्रक्चर सपोर्ट है वो माइन इंटेंस के 10 मीटर के अंदर में फायर प्रूफ मटेरियल के बने होंगे। बड़ी मजाक वाली बात है, एक मेरा मित्र था, उसको पूछा हमारे पे 117 हुआ करता था, पढ़ा क्या भैया? बोला एकदम पढ़ा। बोल के होता हो? बोला कि सारा माइन इंटेंस से फायर प्रूफ मटेरियल का बना दूंगा, ठीक है। वो कोई बात नहीं, छोड़िए, ठीक है। ये हो गया इतना। अब नंबर 3 क्या बोलता है कि ओपन कास्ट वर्किंग हो या कोई एक्सट्रैक्शन करने से सब्सिडेंस पैदा हो गया हो, लिखा होगा इन एनी ग्राउंड ब्रोकन बाय एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल, मतलब सब्सिडेंस हो गया हो, ओपन कास्ट वर्किंग है, वहां से विल्ड एंड हर्बेसियस प्लांट शैल बी रिमूव्ड, उनको हटा दिया जाएगा। एंड क्लियर एज ऑफ एज में बी नेसेसरी टू प्रिवेंट आउटब्रेक ऑफ फायर। नंबर 4 में हम क्या क्या बताएं? 1 नंबर 2 नंबर को याद रखना, ये बता दिया, और 5 और 6 को याद रखना। 3 में बता दिया, 4 देख लेते हैं। कोई भी आदमी जो है गरम छाई को, गरम पदार्थ को कोल सिम के आउटकाप पे जमा नहीं करेगा, ठीक है। कोई ओपन कास्ट वर्किंग में डंप या हीप करके नहीं रखेगा गरम पदार्थ को, तो आगे ना लग जाएगा। तो ये 4 हो गए। 5वां जिसको हम याद करने के लिए आपको बोले, 1 नंबर 2 नंबर 6 नंबर, यही 4 पॉइंट को आप याद रखिएगा। 1 नंबर बता दिया, 2 भी बता दिया, 3 4 बताया, 5 जिसके ऊपर आपको क्वेश्चन आया था। क्या क्वेश्चन था? नो पर्सन शैल लाइट ए फायर or permit a fire to be lighted in any open cast working or within a distance of 15 meter from any mine entrance except by the permission of manager। हर जगह मैनेजर गर्दन फंसा देते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा हूं? ये बोल रहा है
कि मैनेजर के, यदि मैनेजर का परमिशन तो कोई विशेष पर्पज होगा तब ना होगा, इसलिए वो मैनेजर को कलम फंसा दिया। ठीक है, कि ओपन कास्ट वर्किंग में और कोई भी माइन एंट्रेंस के 15 मीटर के अंदर में कोई आदमी न तो आग जलाएगा और न किसी को आग जलाने की परमिशन देगा, ये बोलता है। ये हो गया 135 का सर्कुलेशन 5। अब 6 नंबर क्या है? यह है महत्वपूर्ण चीज, इंस्पेक्शन। कौन इंस्पेक्शन करेगा? फायर का बात है तो फायर संबंधित इंस्पेक्शन न करे, कौन करेगा? एक कॉम्पिटेंट पर्सन। कौन करेगा भैया? 6 नंबर में सीपी लिखता हूं मैं कॉम्पिटेंट पर्सन को, और कुछ मत समझिएगा। कितने दिन में करेगा भैया? 7 दिन में एक बार। कहां करेगा? जितने भी माइन एंट्रेंस है उसके टॉप का करेगा। ओपन कास्ट वर्किंग है तो ओपन कास्ट वर्किंग का करेगा, और एनी ग्राउंड ब्रोकन बाय एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल मतलब सब्सिडेंस है उसका इंस्पेक्शन कर लेगा। और इस बात के लिए करेगा इन ऑर्डर टू असर्टेन वेदर द प्रोविजंस ऑफ दिस रेगुलेशंस आर कंप्लाइड विद और नॉट। काहे के लिए करेगा? कि कोल माइंस रेगुलेशन 2017 के जो प्रोविजंस है उन प्रोविजंस का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एंड फॉर द प्रेजेंस ऑफ फायर, और कहीं आग तो नहीं है या आग तो नहीं लगने वाली है या उसके कोई इंडिकेशंस तो नहीं है। ठीक है, ये 6 हो गया। तो ये हो गया आपका रेगुलेशन 135, एकदम इजी वे में बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, टाइम भी हो रहा है। देखिए, नोटिस अंडर सेक्शन 22 ऑफ द माइंस एक्ट 1952 शैल बी इश्यूड ओनली बाय। सेक्शन 22 के तहत नोटिस सिर्फ कौन इशू करेगा? आपको ऑप्शन दे दिया, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, IM मतलब इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, और चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस और इंस्पेक्टर ऑफ माइंस। जिनने पढ़ा उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्यों दिया उसका हम कारण बताएंगे आपको। ऑप्शन में क्यों दिया, यहाँ आपको इसमें फंसा रहा वहां चल रहा है, लेकिन ये क्यों दिया इसको बताइए। आधे पढ़े जो आधा नॉलेज रखते हैं उसके लिए दिया है DM, क्योंकि सेक्शन 5 को जिसने पढ़ के गया होगा वो यही फंसेगा बेटा। आधा जो पढ़ के गया होगा, पूरा पढ़ के गया तो नहीं फंसेगा। ठीक है, सेक्शन 5 चीफ इंस्पेक्टर एंड इंस्पेक्टर्स करके एक सेक्शन है माइंस एक्ट में, सेक्शन 5 वहां फंसाने के लिए उसको दिया है। ठीक है, वो जो पेपर बनाते हैं उनको पता रहता कौन क्या पढ़ता क्या नहीं पढ़ता है। ठीक है, तो मेरा सेक्शन 22 का जो वीडियो है माइंस एक्ट एंड माइंस रूल्स के प्लेलिस्ट में, शायद हम जितना वीडियो आज तक 400 वीडियो भेजे हैं वो 400 वीडियो के इर्द गिर्द है, उसमें सबसे बेस्ट वीडियो है। अब सेक्शन 22 को पक्का देखिएगा। मेरे हिसाब से, आपके हिसाब से कौन सा बेस्ट होगा वो आपने डिटरमाइन कीजिएगा। मेरे हिसाब से जितना मैंने वीडियो बनाया उसमें सेक्शन 22 और एक बेंच पैरामीटर और बेंच एलिमेंट्स इन ओपन कास्ट माइन करके भेजा है, ये 2 वीडियो मेरे नजर में, मेरे सारे वीडियो में सबसे बेस्ट है। 22 को आप पढ़िएगा। ठीक है, अब यहां नहीं बताएंगे, वहां जाके एक बार देख लीजिएगा। सेक्शन 22 के तहत सिर्फ किसको पावर है नोटिस इशू करने का? चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस या इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को। हमेशा माइंस के इंस्पेक्शन में आपके चीफ इंस्पेक्टर आते हैं क्या? चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस आते हैं? नहीं। कौन आते हैं? रीजन से आते हैं, रीजनल इंस्पेक्टर, या उनके अंडर में DDMS होते हैं, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ माइंस सेफ्टी। सबसे छोटा पोस्ट होता है DGMS का। DGMS ऑफिशियल का सबसे लोएस्ट पोस्ट है DDMS, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ माइंस सेफ्टी। तो वो हुआ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस। क्या हुआ? इंस्पेक्टर ऑफ माइंस। चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को छोड़ करके जितने भी रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, इंस्पेक्टर ऑफ माइंस जो होंगे वो सब इंस्पेक्टर ऑफ माइंस में कहलाते हैं। तो कौन इशू कर सकता है? चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस या इंस्पेक्टर ऑफ माइंस। तो फिर ये वाला क्यों दिए तो हम बता रहे थे, उसको याद रखिएगा। सेक्शन 5 का सब सेक्शन 3, इसमें बड़ा प्यार से यह लिखा है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है वो इंस्पेक्टर ऑफ माइंस के पावर को एक्सरसाइज कर सकता है, मतलब उनका इस्तेमाल कर सकता है, और इंस्पेक्टर ऑफ माइंस की ड्यूटी भी कर सकता है
यदि सेंट्रल गवर्नमेंट कोई स्पेशल या जनरल ऑर्डर दे दे तो, ठीक है। ये किसमें लिखा है? सेक्शन 5 के सब सेक्शन 3 में, ठीक है, इतना लिखा है। लेकिन उसी में आगे भी लिखा है कि इस सब सेक्शन का ये कतई मतलब नहीं है कि सेक्शन 22A और सेक्शन 61, 61, 22A एंड 61 में लिखे गए किसी पावर्स को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एक्सरसाइज कर सकता है, नहीं कर सकता। कहने का मतलब क्या हुआ कि सेक्शन 22, सेक्शन 22, सेक्शन 22A और सेक्शन 61 में जो पावर्स ऑफ इंस्पेक्टर है उनका इस्तेमाल, उनका यूज, उनका एक्सरसाइज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं कर सकता। तो जब नहीं कर सकता है तो यहां तो ये बैठता ही नहीं है आंसर में। लेकिन जिन्हें आधा पढ़ा होगा ना वो ओकरा लिए दिए थे कि वो पढ़ा हुआ कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में एक्सरसाइज द पावर्स ऑफ द इंस्पेक्टर ऑफ माइंस एंड परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, ऐसा पढ़ा होगा। लेकिन ओकरा आगे ये भी लिखा था कि प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस सबसेक्शन empower the DM to exercise the powers conferred under section 22, 22A and 61। ओकरा भी ना पढ़ना होगा तब ना आप पूरा याद रहेगा। तो 22 और 22A के तहत कौन चिट्ठी दे सकता है, कौन नोटिस दे सकता है? ये चीफ इंस्पेक्टर माइंस या इंस्पेक्टर माइंस 22 में भी और 22A में भी, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का 22 और 22A और 61 से कोई लेना देना नहीं है, उसको कोई पावर कभी भी नहीं मिल सकता वो वाला, बिकॉज दीज आर द टेक्निकल पोर्सन, दीज आर द टेक्निकल डायरेक्शन ऑफ द डीजीएमएस पीपुल, ठीक है। नेक्स्ट 3 और क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहले लास्ट कर लेते हैं। विच रेगुलेशन, शॉर्ट में लिखा, विच रेगुलेशन ऑफ सीमा 2017 स्पीक्स अबाउट एसएमपी सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान। कहने का मतलब एसएमपी किस रेगुलेशन में दिया है? आपको ऑप्शन दे दिया रेगुलेशन 91, रेगुलेशन 104, रेगुलेशन 105, रेगुलेशन 96, ठीक है। तो सही आंसर है रेगुलेशन 104। अब एक और दे दिया रेगुलेशन 96। रेगुलेशन 96 क्या है बाबू? हम जानबूझ के, ये आपके ऑप्शन में नहीं था, ये बाकी था, ये हम अपने से ले लिया। रेगुलेशन 96 का है, आपको एक चीज बताना था। रेगुलेशन 96 से हालेज रोप्स हम भेजे एक वीडियो, अभी सुन लीजिए। 2 ही बात याद रखिएगा, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास होल्डर नहीं, होने वाले होल्डर, भविष्य के होल्डर, 2 बात याद रखना। फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ हॉलेज रोप, फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ हॉलेज रोप, हॉलेज रोप HR लिख दिया, हॉल रोड भी हो सकता है लेकिन ये हॉलेज रोप है। हॉलेज रोप कितना होना चाहिए? नॉट लेस देन 8 से कम नहीं होगा। और डायरेक्ट हालेज में 2 प्रकार का हालेज होता है जी, डायरेक्ट होता है, रेकनलेस होता है। डायरेक्ट हालेज रोप स्प्लाइज्ड नहीं रहेगा, नॉट स्प्लाइज्ड, ठीक है। बस इतना ही बात याद रखना भैया। और आपका वाइंडिंग रोप का फैक्टर ऑफ सेफ्टी शैल नॉट बी लेस देन 10, 10, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, छोड़िए अब इसको। If the number of persons employed in the mine is 500, then the quantity of water required is 100 liters, 1500 liters, 500 liters। बोलेंगे इतना सिंपल काहे दे दिया? कहीं ना कहीं आपको फंसाने के लिए दिया है, आपके दिमाग में कंफ्यूजन पैदा करने के लिए दिया, ठीक है। काहे कंफ्यूजन पैदा करने के लिए दिया? देखिए, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होने से यही क्वेश्चन में फंस जाता है। सबसे इजी आपका रूल 30 क्या बोलता है? हर आदमी के पीछे 2 लीटर पानी देना है। तो 2 लीटर देना 500 तो 1000 लीटर हो गया। तो फिर काहे क्वेश्चन दिया? ये इसमें तो डिफिकल्टी नहीं है, क्योंकि उसने एक और चीज पढ़ के गया था बच्चा कि जहां पर 30 डिग्री से ज्यादा वेटेबल टेम्परेचर है वहां पर एक आदमी के पीछे 3 लीटर पानी देना है, ठीक है ना। तो 500 इंटू 3 किया तो 1500 लीटर आ गया। देखिए ऑप्शन दिया 1000, 1500। अब फंस जाएगा बेचारा, एकरा ठीक करूं कि एकरा करूं?
कोकरा करूं बोलेगा, केकरा करूं, ठीक है, और उसे फंस जाएगा। अरे भैया आपको यहाँ लिखा है क्या 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा टेम्परेचर है, वेट बल्ब टेम्परेचर? यदि लिख देगा तब तो आपका 3 लीटर वाला हिसाब आता। जब नहीं लिखा है, आपका रेगुलेशन आपका रूल 2 लीटर पर पर्सन बोलता है, तो 2 × 500 कर दिया, 1000 लीटर आ गया और ये मेरा आंसर हो गया। वो 1500 तो आपको फंसाने के लिए दिया था, ठीक है, काहे फंसाने के लिए? वो 3 लीटर में फंस जाएगा। लिखा है कि यहाँ पे वेट बल्ब टेम्परेचर मोर देन 30 डिग्री सेंटीग्रेड है करके दिया है, तो 1500 लीटर आता है इस क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक। द सेफ्टी कमेटी शैल मीट एटलीस्ट वंस इन, मतलब सेफ्टी कमेटी का मीटिंग कितने दिन में होता है? 6 महीना, 3 महीना, ये दिया ऑप्शन, 6 महीना, 3 महीना, 30 डेज, कितने दिन में होता है? महीना में एक बार, महीना मतलब 30 दिन में एक बार सेफ्टी कमेटी का मीटिंग होता है, ठीक है। और बाकी कभी अगले वीडियो में देखते हैं, कुछ वाइंडिंग से लेंगे अगली बार।